हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आई होप कि तैयारी पीपीसीएस और आरओ की अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी की तो और अच्छी चल रही होगी, रिवीजन हो रहा होगा। हम बात कर रहे थे गुप्त साम्राज्य की प्रीवियस लेक्चर में, स्रोतों की बात कर ली थी, राजनीतिक इतिहास की बात की थी। राजनीतिक इतिहास में कुछ शासक रह गए थे जैसे स्कंदगुप्त, और कुछ 4-5 परवर्ती गुप्त जो स्कंदगुप्त के बाद आते हैं। ठीक है, आज उनको कंप्लीट करेंगे, फिर गुप्त प्रशासन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं स्कंदगुप्त की राजनीतिक इतिहास में। ओके, इसका कार्यकाल क्या है? 455 से लेके 67 ईस्वी तक, 455 से लेके 467 तक। ठीक है, इसकी जो उपाधि है क्रमादित्य है। क्रमादित्य उपाधि प्राप्त होती है, इसे क्रमादित्य भी कहते हैं। उपाधियां याद रखेंगे, क्या पता क्या है, शासकों का नाम दे के उनकी उपाधियां सामने दे दी जाए। और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में, कैसे पूछे जाते हैं? केवल एक सही है, 1-2 सही है, 1-2-3 सही है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या ऑप्शन 1 सही है। ओके, तो स्कंदगुप्त के समय की सबसे बड़ी घटना जो है वह है क्या? मध्य एशिया की जो बर्बर जाति थी, जनजाति थी, कौन सी? हुड़। हुड़ों द्वारा क्या है? आक्रमण किया जाना, हुड़ आक्रमण। और इस हुड़ आक्रमण में स्कंदगुप्त क्या है? हुड़ों को पराजित करता है। और इसका जो बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? गिरनार का जो जूनागढ़ अभिलेख है और जो भीतरी स्तंभ लेख है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, उससे प्राप्त होती है। यानी कि हुड़ों पर विजय की मेनली जो जानकारी प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो भीतरी स्तंभ लेख है वहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है मध्य एशिया के हुड़ों का आक्रमण। ठीक है, और इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? जूनागढ़ और भीतरी स्तंभ लेख से। और इसका जो नेता था हुड़ों का आक्रमण जो स्कंदगुप्त के समय आक्रमण करता है वह कौन था? खुशनवाज। ठीक है, खुशनवाज, याद रखेंगे खुशनवाज। अभी इसी वंश का एक और शासक आएगा मिहिरकुल, जो शैव धर्म अपना लेता भारत में आकर, जिसकी राजधानी क्या है? सियालकोट होती है। वह भी आक्रमण करता है, बाद में देखते हैं। तो हुड़ों का आक्रमणकारी नेता कौन था? खुशनवाज था, जो स्कंदगुप्त से क्या है? पराजित होता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ और भीतरी स्तंभ लेख से। कहाँ से? जूनागढ़ व भीतरी लेख से। ठीक है, इसमें गुणगान है इसका, लेकिन मेनली क्या? भीतरी स्तंभ लेख से क्या है? हुड़ों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है स्कंदगुप्त के समय। ये पहला आक्रमण है। दूसरा जो आक्रमण होता है वह कब होता है? उसका जो नेता होता है दूसरा आक्रमण, सेकेंड आक्रमण के समय तोरमाड़। ठीक है, और वह हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा नदी जो है, चंद्र और भागा जो नदी है उसके किनारे एक पवैया नामक स्थान पर क्या है? अपना शासन स्थापित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? तोरमाड़ द्वारा। ठीक है, तो तोरमाड़ कौन है? खुशनवाज कौन है? ये सब क्या है? हुड़ है, हुड़ शासक है। ठीक है, दूसरा आक्रमण जो होता है वह होता है तोरमाड़ के समय, तोरमाड़। ठीक है, फिर उसके बाद मिहिरकुल। मिहिरकुल हालांकि आक्रमण नहीं है इसके समय, स्कंदगुप्त के समय, लेकिन मिहिरकुल क्या है? इस समय पश्चिमोत्तर प्रांत में, यानी कि सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई जाती है। किसको? सियालकोट। राजधानी क्या है इसकी? सियालकोट। और इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है कि क्या है? शिव भक्त, यानी कि शैव धर्म को अपना लेता है मिहिरकुल, शिव भक्त है।
या इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ग्वालियर लेक से। कहां से? ग्वालियर लेक से। ठीक है, इन सब फैक्ट्स को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेहरकुल क्या था? शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, यानी कि भारत में आते क्या है, वह शिव भक्त हो जाता है। और भी हमने बात की थी स्कंदगुप्त से रिलेटेड, जब अभिलेखों की बात कर रहे थे तो जूनागढ़ अभिलेख की बात कर रहे थे, उसमें हमने सुदर्शन झील के बांध का निर्माण की बात की थी। यानी कि सुदर्शन झील के जो किनारे किनारे क्या है, बांध का निर्माण कराया गया समय समय पर शासकों द्वारा, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, ठीक है, स्कंदगुप्त, ओके, रुद्रदामन। तो यह बांध जो क्या है, क्षीण अवस्था में था, यानी कि टूटा फटा था, टूट गया था, तो उसका पुनर्निर्माण कराया जाता है किसके द्वारा? स्कंदगुप्त द्वारा। इसकी बात हमने कई बार कर ली है। ठीक है, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील पुनर्निर्माण जो गिरनार के क्षेत्र में है, और गिरनार का जो प्रशासक रहता है इसका चक्रपालित, ठीक है, उसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे नाम चक्रपालित। ठीक है, इसकी एक अन्य और उपाधि प्राप्त होती है, सक्रादित्य। कौन सी उपाधि? सक्रादित्य। यह कहां से प्राप्त होती है हमें? सक्रादित्य। एक अन्य उपाधि कौन सी? सक्रादित्य। यह प्राप्त होती है कहोम अभिलेख से। कहोम कहां है? कहोम अभिलेख GKP, यानी कि गोरखपुर। आज का गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कहोम, जहां से क्या है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद थे पहले, अब तो सीएम बन गए। ठीक है, MLC है। तो सक्रादित्य क्या है? उपाधि एक प्राप्त होती है कहोम लेक से, गोरखपुर से। ओके, और इसकी पुष्टि वेन सांग द्वारा भी की जाती है। किसके द्वारा? वेन सांग द्वारा। वेन सांग भी इसकी पुष्टि करता, जो बाद में आता है 6th AD में, हर्ष के समय। वेन सांग भी इसकी पुष्टि करता है। कैसे वह इंफॉर्मेशन देता है कि नालंदा संघाराम बिहार को क्या है, नालंदा संघाराम बिहार को शक्रादित्य नामक शासक से क्या है, धन दान में प्राप्त होता था। तो कहोम लेक में स्कंदगुप्त को शक्रादित्य भी कहा गया है। ठीक है, और इसकी पुष्टि वेनसांग द्वारा भी की जाती है। ये तो कुछ फैक्ट हो गया स्कंदगुप्त की। अभिलेखों की बात हमने कर ली थी, सिक्कों की बात करेंगे सभी शासकों की जब पढ़ेंगे हम, तब आर्ट एंड कल्चर में सिक्का। नेक्स्ट बात करते हैं हम परवर्ती गुप्त शासकों की, मतलब बाद के जो शासक हुए, बाद के वर्षों के शासक हुए, 2-4 नामों के हम जान लेते हैं। ठीक है, और अंतिम शासक के नाम जान लेते हैं, क्या पता क्रमवाइज क्या है, काल क्रमानुसार पूछा जा सके, क्रम वाइज हो सके। तो परवर्ती गुप्त शासकों की बात करते हैं। किसकी? परवर्ती गुप्त शासक। परवर्ती गुप्त शासक। परवर्ती गुप्त शासक में जो पहला नाम है, जो पहला नाम मिलता है हमें, किसका है? परवर्ती गुप्त में पहला नाम पुरुगुप्त का है, जो 447 से लेकर कब है, 73 तक। ठीक है, सॉरी 467 से लेकर 73 तक। ओके, 467 से लेकर 73 तक पुरुगुप्त।
467 से लेकर 73 एडी तक यानी ईस्वी तक पुरुगुप्त परवर्ती गुप्त शासक। क्या खास है? प्रवर्ती गुप्त शासकों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। याद रखेंगे नाम प्रवर्ती गुप्त 467 73 ईस्वी तक। और इसमें क्या है, वैष्णव धर्म छोड़कर क्या कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। सभी लोग जानते हैं कि गुप्त क्या थे? वैष्णव धर्मावलंबी थे। राजकीय चिन्ह उनका गरुड़ था। ठीक है, धर्म वैष्णव धर्म था, वैष्णव धर्म को मानते थे। लेकिन परवर्ती गुप्त शासक पुरुगुप्त द्वारा क्या है, बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। किसको? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्मानुयायी हो जाता है ये, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट शासक जो है पुरुगुप्त के पास बाद बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त 476 से लेकर 95 तक बुद्धगुप्त। यहां हम क्रम वाइज कुछ इंपॉर्टेंट शासकों के नाम ले रहे हैं। ठीक है, 73 हमने बात की, 73 तक, इसके बाद होना चाहिए। लेकिन इसका जो उल्लेख मिलता है बुद्धगुप्त का वह 76 से मिलता है, 76 से लेकर 95 तक। बीच में आए गए रहे होंगे जिनका कोई इतिहास में ज़्यादा नाम नहीं है। ठीक है, बुद्धगुप्त के बारे में भी यही जानकारी है। जब पुरुगुप्त ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो आगे आने वाले शासक भी मेनली क्या है, बौद्ध मतानुयायी हो जाते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, बौद्ध मतानुयायी हो जाता है। ठीक है, इसकी जानकारी कौन देता है? वेनसांग। ठीक है, इनके बारे में कौन जानकारी देता है? वेनसांग। अगला शासक बुद्धगुप्त के बाद नरसिंह गुप्त। ठीक है, नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त। ठीक है, 495 से लेकर 510 ईस्वी तक। ओके, नरसिंह गुप्त 495 से लेकर 510 ईस्वी तक। इसकी उपाधि है बालादित्य। ओके, क्या उपाधि है? बालादित्य। उपाधियां लिखी जा रही हैं, क्या पता क्वेश्चंस मिलाने के लिए आ जाएं। बालादित्य भी कहते हैं, नरसिंह गुप्त बालादित्य। इसके समय क्या है, हूण आक्रमण होता है, हूण आक्रमण। और इसका नेता कौन है? मिहिर कुल, जो हमने बात की थी अभी, मिहिर कुल, शैव धर्म को मानने वाला मिहिर कुल। ठीक है, हूण आक्रमण मिहिर कुल। ओके, और यह क्या है, मिहिर कुल को पराजित करता है नरसिंह गुप्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। भानुगुप्त, अगला शासक भानुगुप्त। भानुगुप्त, भानुगुप्त के समय का जो फेमस एक अभिलेख है 510 ईस्वी का, एरण, एरण लेख, किससे संबंधित है? सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। किसका? सती प्रथा का। ये प्रथम ऐतिहासिक अभिलेखीय साक्ष्य है भारत में सती प्रथा के विद्यमान होने का। एरण अभिलेख 510, इसकी बात हमने कर ली थी कि भानुगुप्त का मित्र, ठीक है, गोपराज जो सेनापति भी था इसका, हुणों के विरुद्ध, हुण इसके समय भी आक्रमण करते हैं। ठीक है, हुणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है और इसकी पत्नी क्या है, आग में जलकर अपने आप को
सती कर लेती है। सती यानी आग में जलना, जैसे कि क्या है, माता सतीश भगवान शिव की पत्नी ने क्या है, हवन कुंड में आग में जलकर अपना देह त्याग दिया था, उसे उन्हीं के नाम पर क्या सती प्रथा चली आ रही थी। ठीक है, तो ये सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी और ऐतिहासिक साक्ष्य की प्राप्ति होती है 510 हिरण्यलेख। भानुगुप्त शासक है और गोपराज इसका क्या है, सेनापति है या मित्र भी है। तो अंतिम शासकों में हम बात कर लें, अंतिम शासक, क्योंकि लास्ट के क्या है काल क्रमानुसार पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम शासक आते हैं वह कौन कौन से आएंगे, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त। ठीक है, ये लास्ट के शासक हैं। वैन्यगुप्त, फिर इसके बाद कुमार गुप्त द्वितीय, और इसका अंतिम शासक जो कौन सा है, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। वैष्णव धर्म से रिलेटेड है, याद रखेंगे अंतिम शासक विष्णुगुप्त। तो ये हो गया हमारे क्या, इनके राजनीतिक इतिहास की बात की, परवर्ती गुप्त शासकों की बात की। इसके पहले क्लास में हमने सभी शासकों की बात की थी। ठीक है, अब जो बात करेंगे इसके आगे राजनीतिक इतिहास होगा, जाहिर सी बात है, अब प्रशासन की बात करेंगे, कला साहित्य आर्ट कल्चर की बात करेंगे, ओके, भू राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे, टैक्सेस की बात करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं गुप्त प्रशासन की। ठीक है, किसकी, गुप्त प्रशासन। गुप्तों का प्रशासन कैसा था, गुप्त प्रशासन। सबसे पहले गुप्त प्रशासन में बात करेंगे तो हम सीधे सीधे राजा की बात करेंगे। ठीक है, राजतंत्रात्मक शासन है गुप्त प्रशासन। ठीक है, वंशानुगत प्रणाली लागू है, यहाँ पर ज्येष्ठाधिकार का नियम लागू है जो पहले से चली आ रही थी, उत्तर वैदिक काल से हम देख रहे हैं। ये सब बातें हैं, नॉर्मल सी जनरल बातें जिसको आप जान सकते हैं। यानी केंद्र में राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, ज्येष्ठाधिकार का नियम लागू है, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र जो होगा वही क्या है, राजा बनेगा। यहाँ इसलिए क्या होगी, ये वंशानुगत प्रणाली हो गई, वंश चल रहा है। जैसे आज भी क्या है, परिवारवाद का इल्जाम बीजेपी द्वारा लगाया जाता है अदर पार्टियों के ऊपर, जैसे राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, राजद के ऊपर। ठीक है, तो यही क्या है, वंशानुगत प्रणाली है। इसका जो क्षेत्र है जो गुप्त प्रशासन का हुआ क्या, आर्यावर्त विंध्य पर्वत तक है। ठीक है, विंध्य पर्वत के क्षेत्र तक है, यानी कि नीचे तक, यानी कि वाकाटक जहां है वहां तक। वाकाटकों को इन्होंने जीता नहीं था। ठीक है, वाकाटक क्या थे, स्वतंत्र थे, कभी पराजित नहीं हुए इनसे। तो विंध्य क्षेत्र तक है, आर्यावर्त से लेकर, यानी कि ऊपर से लेकर, ठीक है, पश्चिम से लेकर, पश्चिमोत्तर भारत से लेकर विंध्य क्षेत्र तक। दक्कन में वाकाटक क्या है, अपराजित है। राजत्व का, गुप्त प्रशासन में जो है राजत्व का दैवीय सिद्धांत लागू है। कैसे, क्या एग्जाम्पल इसके राजत्व का दैवीय सिद्धांत। राजत्व का दैवीय सिद्धांत ठीक है, राजत्व का दैवीय सिद्धांत क्या है, इसका प्रमाण क्या है, इनकी उपाधियां, जैसे महाराजाधिराज, परम सौगात, परम भागवत, ठीक है, परम भट्टारक, ये जैसी उपाधियां क्या है, राजत्व के दैवीय सिद्धांत को क्या करती हैं, राजत्व के दैवीय सिद्धांत को प्रतिपादित करती हैं। ठीक है, महाराजाधिराज, परम सौगात, परम भट्टारक, ओके, राजत्व का दैवीय सिद्धांत।
ठीक है, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। लिख लेते हैं महाराज धीराज, महाराजा धीराज। परम भागवत, ठीक है, महाराजा धीराज, परम भागवत और परम सौगात। इस टाइप की उपाधियां क्या है, इनके शासकों द्वारा दान की जाती है। ठीक है, इतना बड़ा शासन प्रशासन है तो एक मंत्री परिषद भी है। ठीक है, और मंत्री परिषद क्या है, उच्च वर्ग के लोग मंत्री परिषद में शामिल हैं। ओके, एक मंत्री परिषद है इनके पास, और मंत्री परिषद में कि जो सदस्य हैं उच्च वर्ग के लोग शामिल हैं इसमें, और इनके सदस्यों को क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद के सदस्यों को अमात्य। ठीक है, मंत्री परिषद सदस्य क्या कहलाते हैं, अमात्य। ओके, अमात्य, परम अमात्य कहे जाते हैं। ठीक है, और इस मंत्री परिषद का चूंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, इसलिए क्या है, राजा पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, मंत्री परिषद का राजा पर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसा कि ऋग वैदिक काल में देखे थे हम, क्या है, सभा समिति जो सदस्य थे वो राजा को पदच्युत कर सकते थे। ठीक है, तो राजा पर कोई नियंत्रण नहीं है। और इसमें जो मंत्री परिषद है वो वंशानुगत हो जाती है। ठीक है, मंत्री उसका बेटा फिर मंत्री बनता है। ओके, जैसा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम स्कंद गुप्त के समय, स्कंद गुप्त का समय आते थे क्या है, मंत्री परिषद वंशानुगत हो जाते हैं, वंशानुगत। जैसे समुद्रगुप्त के समय कौन था, हरिसेन, जो प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था। के बाद उसका पुत्र कौन होता है, हरिसेन का पुत्र शिखर स्वामी। कौन, शिखर स्वामी। वही बनता है। फिर उसके बाद शिखर स्वामी का पुत्र पृथ्वीसेन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं मंत्री परिषद के वंशानुगत होने का। ओके, और इस मंत्री परिषद को जो वेतन दिया जा रहा है वो वेतन कैसे दिया रहा है, नगद यानी नकद कैश में या भू राजस्व के रूप में इनको वेतन दिया जाता था। ठीक है, और जो विभाग थे गुप्त साम्राज्य के, जो विभिन्न विभाग थे उसको क्या कहते थे, अधिकरण। क्या कहते थे विभागों को, अधिकरण। अधिकरण, और इन जो विभागों को अधिकरण करते थे इसका जो अध्यक्ष होते थे उसको कुमारामात्य का नाम, पद था, कुमारामात्य नाम दिया जाता था। विभागों को, विभाग क्या कहलाते थे, विभाग अधिकरण कहलाते थे। अधिकरण, ठीक है, और इसका जो प्रधान होता था वह होता था कुमारा मात्य। एक अमात्य हो गया, उसमें कुमारा मात्य। ठीक है, कुमारा मात्य। अब बात कर लेते हैं प्रशासन में सेना की। सेना का जो प्रधान होता था वह क्या कहता था, महासेनापति। ठीक है, महासेनापति। और वह प्रधान जो सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था या सेना के अनुशासन की देख रेख करता था, वह क्या कहलाता था, दंडनायक। क्या कहलाता था, दंडनायक। ओके, दंडनायक।
सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति व अनुशासन की देखरेख करने वाला प्रधान कौन था, अधिकारी कौन था, वह था दंड नायक। और सेना में जो भर्ती करता था या युद्ध स्थल तक सेना को पहुंचाने का जो कार्य किया जाता था वह किस अधिकारी द्वारा किया जाता था, बलाधिकृत। उस अधिकारी का नाम था बलाधिकृत। बलाधिकृत यानी सेना की भर्ती। इसे आज भी है सभी प्रदेशों में पुलिस बोर्ड है, सेंट्रल लेवल पर सेना बोर्ड है, ठीक है। पुलिसों की भर्ती की जाती है, उसका जो अध्यक्ष कराता था, ठीक है। आईपीएस अधिकारी होते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के जो सेना की भर्ती करता था और युद्ध स्थलों तक पहुंचाने का काम करता था, वह अधिकारी कौन था, बलाधिकृत। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति और अनुशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी दंडनायक। और सेना का मंत्री कहना या महासेनापति कहते थे उसे, ठीक है। ओके, जैसे आज रक्षा मंत्री हैं सेनाओं के। सेना के 3 अंग थे, पैदल सेना, अश्वारोही सेना और हस्ती सेना यानी कि हाथी सेना। सेना के 3 अंग थे। पैदल सेना को क्या कहते थे, चाट, ठीक है। आज लोग चाट बहुत खाते हैं। तो पैदल सेना को क्या कहते थे, चाट। और इसका जो प्रधान होता था वह होता था वास्तवपति, ठीक है। पैदल सेना, पैदल सेना क्या कहते थे, चाट। प्रधान वास्तवपति, ठीक है। अश्व सेना, अश्व सेना का प्रधान क्या कहलाता था, भटाश्वपति। क्या, भटाश्वपति। ठीक है। और तीसरा हस्ती यानी कि हाथी सेना। हस्ती सेना, हस्ती सेना का प्रधान क्या कहते थे, महापीलुपति। महापीलुपति, ठीक है। ओके, ये बात हो गई किसमें, गुप्त प्रशासन में चलना है हम, सेना की बात की। विदेश विभाग भी होगा। विदेश विभाग से पहले बात करें, पुलिस भी थी। पुलिस को भाट व रक्षिण कहते थे। क्या कहते थे, भाट व रक्षिण पुलिस को। विदेश विभाग, विदेश विभाग इस व्यक्ति के पास होता था, उसे क्या कहते थे, महासंधि विग्रहक, फॉरेन मिनिस्टर। विदेश विभाग, ठीक है। विदेश विभाग किसके पास होता था, जो राजा का सबसे निकटतम व्यक्ति होता था। जिससे बहुत अच्छी राजा की बन रही हो, जैसे मोदी जी की क्या है, अमित शाह से बन रही है, एस जयशंकर से। तो क्या है, एस जयशंकर को इस समय क्या है, फॉरेन मिनिस्टर होना है। तो राजा का जो सबसे निकटतम व्यक्ति होता था वही होता था क्या, विदेश विभाग का प्रधान यानी कि महासंधि विग्रहिक। महासंधि विग्रहिक, संधि से याद रखेंगे, विदेशों के साथ संधि होगी। विदेशों यानी कि विदेशी राज्यों के साथ, अमेरिका यूएसए की बात नहीं हो रही है। जो इसके राज्यों से अलग राज्य हैं, जैसे वाकाटक है, साउथ के राज्य थे, ठीक है, पश्चिमोत्तर में राज्य थे। तो महासंधि विग्रहिक विदेश विभाग था। और पुलिस को क्या कहते थे, भाट व रक्षिण। राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन था, महाक्षपटलिक। राजस्व विभाग की बात करें
राजस्व विभाग का जो प्रधान था वह क्या कहलाता था? महाचपटलिक। ठीक है, महाचपटलिक। ओके। और इस पर जो निम्न स्तर पर जो कार्य करते थे राजस्व विभाग में, प्रशासन में जो राजस्व विभाग में जो निम्न स्तर पर काम करते थे, लिपिक टाइप, उसे क्या कहते थे? करणिक। क्या कहते थे? करणिक। करणिक यानी कि राजस्व प्रशासन में जो निम्नतम स्तर पर जो कर्मचारी थे उन्हें क्या कहते थे? करणिक। ओके। तो ये तो बात हुई विदेश विभाग, राजस्व विभाग और गुप्त प्रशासन में। ठीक है, अब बात करेंगे भू राजस्व निर्धारण की प्रक्रियाएं, बात करते हैं भू राजस्व के बारे में। ठीक है, भू राजस्व गुप्त प्रशासन में अगला भू राजस्व। भू राजस्व कैसे निर्धारित होता? भू राजस्व के लिए क्या है? खेतों की सीमाएं निर्धारित होती थी, निर्धारित की जाती थी, और इसका एक सरकारी लेखा रखा जाता था। ओके। और भूमि को नापा जाता था, और भूमि नापने वाले को क्या कहते थे? प्रामात्री। क्या कहते थे? प्रामात्री। ठीक है, प्रामात्री। भूमि नापने वाला। भूमि नापने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? प्रामात्री। ठीक है, सीमा का निर्धारण किया जाता था खेतों का, उसे एक सरकारी लेखे में रखा जाता था, और इसको जो नापता था भूमि को, वह कौन सा अधिकारी था? प्रामात्री। ओके। और अगर भूमि संबंधी कोई विवाद है, उसको निपटाना है, उसके निपटाने के लिए क्या था? एक अलग विभाग था। कौन सा विभाग? न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण। भूमि विवाद संबंधी मामले कहां आते थे? इसी में आते थे। भूमि विवाद मामले कौन देखता था? न्यायाधिकरण। एक अलग से विभाग था, न्यायाधिकरण। ठीक है, भूमि के कई प्रकार थे, भूमियों को बांटा गया था। जैसे बंजर भूमि को सिल कहते थे, ज्योति जो भूमि नहीं गई है उसे अप्रहत कहते थे, भूमि का जिस भूमि का कर निर्धारण नहीं किया गया है उसे अप्रतिकर कहते थे। ठीक है, और विवादास्पद भूमि, जो विवाद इसमें आता था न्यायाधिकरण में, उसे क्या कहते थे? अप्रदा। अप्रदा। ठीक है, ओके। भूमि के प्रकार में बात की हमने, और जो प्रत्येक वर्ष जोती जाने वाली भूमि थी उसको क्षेत्र के नाम से ही जानते थे, क्षेत्र नाम से। ठीक है, भूमि के प्रकार में क्या हो गया? बंजर भूमि, सिल। प्रकार की बात करें भूमि में, अभी राजस्व की बात करेंगे, कितना राजस्व था? बंजर भूमि, बंजर भूमि को क्या कहते थे? सिल। ओके, बंजर भूमि को क्या कहते थे? सिल। ओके, जो भूमि जोती नहीं गई भूमि को क्या कहते थे? जोती नहीं गई, जो जोती नहीं जाती थी भूमि, उसको क्या कहते थे? अप्रहत। अप्रहत। ठीक है, और जिस भूमि का कर निर्धारण नहीं है उसको क्या कहते थे? अप्रतिकर। कर न निर्धारण हो उसको क्या कहते थे? उस भूमि को अप्रतिकर।
प्रतिकर। ठीक है, तो जो भूमि बंजर भूमि उसे सिल कहते थे, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे अपराध कहते थे, और जिस भूमि का कर निर्धारण नहीं किया गया है उसे प्रतिकर कहते थे, और जो प्रत्येक वर्ष भूमि जोती जाती थी उसे क्या कहते थे? क्षेत्र। ठीक है, और विवादास्पद भूमि को क्या कहते थे? विवादास्पद विवादास्पद भूमि को क्या कहते थे? अप्रदा। क्या कहते थे? सॉरी, अप्रदा। हाँ, अप्रदा। ठीक है, विवादास्पद भूमि को क्या कहते थे? अप्रदा। और जो प्रत्येक वर्ष जोती जा रही है, प्रत्येक वर्ष जोती जाने वाली भूमि, यानी कि जोती जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र। ठीक है, और याद रखेंगे कि नारद स्मृति और अमरकोश पुस्तक में, ठीक है, नारद स्मृति में 3 प्रकार की भूमियों की बात की गई है। ओके, अर्धखिल, नारद स्मृति में 3 प्रकार की भूमियों की बात करते हैं। पहला अर्धखिल, जो एक वर्ष तक न जोती जाती हो। ठीक है, फिर खिल, जो 3 वर्ष तक न जोती जाती हो, और एक वन प्रकार की भूमि, वन जिस क्षेत्र पर है। ठीक है, ये नारद 3 प्रकार की भूमियों की बात करते हैं नारद स्मृति में। और अमरकोश पुस्तक जो अमर सिंह द्वारा लिखी गई है उसमें 12 प्रकार की भूमियों की बात की गई है। कितनी? 12। ठीक है, 3 प्रकार की भूमियों की बात नारद स्मृति में है, और 12 प्रकार की भूमियों की बात अमरकोश पुस्तक में है, अमर सिंह द्वारा की जाती है। नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, याद रखेंगे। हो सकता है स्टेटमेंट वाइज पूछ दिया जाए कि गुप्त शासन काल में नारद ने 3 प्रकार की भूमियों की बात की है, या उल्टा कर दे 12 और अमरकोश में 3 रखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज। ये तो भूमि प्रकार हो गई। ठीक है, भूमि माप की कुछ इकाइयां थी। कौन कौन सी भूमि माप की इकाइयां? भूमि माप इकाइयां, कुछ इकाइयों का नाम लिख लेते हैं, जैसे पाटक, नाम याद रखेंगे कि पूजा स्थल पाटक क्या था? तो गुप्त काल में क्या थी? भूमि माप इकाई नड। नड यानी 6 लट्ठे की बात होती थी, 6 लट्ठे जितना लंबाई, नड। निवर्तन, ओके, पाटक, नड, निवर्तन। और कुल्यावाप, द्रोणवाप, ठीक है, कुल्यावाप, द्रोणवाप और आड़वाप। कौन सा एक है? आड़वाप। ये हो गई भू राजस्व से रिलेटेड संबंधित। अब इस भू राजस्व में हम बात करेंगे टैक्सेस की। ठीक है, टैक्स यानी कर। ये तो भूमि की माप की इकाइयां, भूमि के प्रकार, उससे रिलेटेड न्यायाधिकरण की बात हो गई। टैक्स की बात करते हैं। सबसे पहला टैक्स जो है वह है पहला भोग। भोग एक प्रकार से क्या, ये भी भूमि कर ही है, लेकिन यह क्या था? राजा को उपहार दिया जाता था। किसको? राजा को उपहार। कैसे? जैसे प्रत्येक दिन की सब्जी हो गई, सब्जी पहुंचाना, फल फूल पहुंचाना। ठीक है,
ये सब चीजें प्रतिदिन पहुंचाई जाती थी। उसको क्या कहते थे, भोग कहते थे। राजा को उपहार स्वरूप दिया जाता था डेली जीवन यापन के लिए। ठीक है, इसके बाद आएगा नियमित भूमि कर, जो दिया जाता था भाग। वह क्या था, भाग। भाग, ठीक है, नियमित भूमि कर। और यह कितना था उत्पादन का, यह था 1/6 से 1/6 से लेके 1/4 तक हो सकता था। यानी इतना भाग क्या है, आपको नियमित भूमि कर देना होता था। ओके, उद्रंग, उद्रंग क्या था, ये भी भूमि कर ही है, लेकिन जो अस्थाई किसान है या अस्थाई काश्तकार हैं उनसे लिया जाता था। किससे लिया जाता था भूमि कर, अस्थाई काश्तकारों से। और एक और था जो अस्थाई काश्तकारों से लिया जाता था। अस्थाई अस्थाई किसानों से कह लें, या अस्थाई जो काश्तकार थे, मान लीजिए उनके पास खेती नहीं है, अस्थाई काश्तकार हैं, जमीन मिली, काश्तकारी किए, फिर जमीन छोड़ दीजिए, तो वह कौन सा कर था, अस्थाई कर। किसको से लिया था, ऊपरी कर। क्या था, ऊपरी कर। ठीक है, ऊपरी कर। ओके, ये हो गया भूमि कर। एक था बलि कर। बलि, बलि धार्मिक कर था, नाम ही इसका बलि है, तो क्या था, धार्मिक कर। ओके, बलि क्या था, धार्मिक कर था। ठीक है, तो ये कुछ कर हैं जो टैक्सेस, भोग, भाग, उद्रंग, ऊपरी कर और बलि, धार्मिक कर। ओके, व्यापारियों और व्यवसायियों से भी एक कर लिया जाता था, उसका क्या नाम था, अदैच। अदैच क्या था, अदैच। जो व्यवसायी थे, व्यवसायी और व्यापारी, व्यापारी इस टैक्स को देते थे, उस टैक्स का क्या नाम था, अदैच। ओके, अपराधियों से भी वसूला जाता था कर। वह क्या कर था, अप्रेष्य। अप्रेष्य, अप्रेष्य, अप्रेष्य कर क्या था, क्रिमिनल से, अपराधियों से। ठीक है, और कोई जो स्वेच्छा से कर दे रहा है या स्वेच्छा से कर प्राप्त हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या, स्वेच्छा से कोई दे रहा है, इसका मतलब आपके संबंध उससे बहुत अच्छे हैं, यानी कि प्रणय। ठीक है, उस कर का नाम था प्रणय, स्वेच्छा से। ठीक है, स्वेच्छा से। ओके, तो ये बात हो गई हमारी आज की क्लास में। हमने गुप्त प्रशासन का कुछ टॉपिक्स देखा। कल आगे बात करेंगे गुप्त प्रशासन से रिलेटेड, जैसे कि प्रशासनिक विभाजन रह गया, प्रशासन की बात की हमने, कल देखेंगे प्रशासनिक विभाजन को, और आगे चित्रकला, साहित्य की बात करेंगे। ओके, धर्म की बात करेंगे। तो आज का इतना ही, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत की जाती है। ओके, तो शुभ रात्रि, नमस्कार।